फिर से बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। आपने इज़राइल की हैरतअंगेज़ कारनामों को करने वाली एजेंसी मोसाद का नाम सुना होगा, जो अपने दुश्मनों को और अपने देश के या देश की सुरक्षा से जुड़े हुए आंतरिक या बाह्य अपराधियों को किसी भी देश में घुसकर मारने के लिए कुख्यात रही है, मरवाने के लिए या मारने के लिए। और अमेरिकी जांच एजेंसी, गुप्तचर खुफिया एजेंसी, आप CIA का नाम भी आपने सुना होगा, और आपने रूस की भी खतरनाक और हैरतअंगेज़ कारनामों को अंजाम देने वाली KGB खुफिया एजेंसी के बारे में भी सुना होगा। और दुनिया भर में आतंकवाद को सह देने के लिए कुख्यात पाकिस्तान की इंटेलिजेंस ब्यूरो ISI का नाम भी आपने सुना होगा। तो दोस्तों, ये यहाँ पे हम इसलिए जिक्र कर रहे हैं क्योंकि अभी जो भारत और कनाडा के संबंधों में हरदीप निज्जर, खालिस्तानी कमांडर हरदीप सिंह निज्जर की हत्या के 3 महीने बाद जिस प्रकार से दोनों देशों के संबंधों में तल्खी और तकरार और तनाव देखने को मिला है, वो अपने आप में एक दोनों देशों के जिस प्रकार से डिप्लोमेटिक संबंध रहे हैं, काफ़ी प्रगाढ़ संबंध थे, उसमें काफ़ी दरारें पैदा हो गई यार। इन दरारों को भरने में एक समय लगे। तो दरारें इसलिए आई क्योंकि वो घटना 3 महीने पहले हो गई थी, यानी तकरीबन 14 जून 2023 को। लेकिन अब जाके जब यहाँ पे G20 का टॉप लेवल समिट हुआ भारत में, वहाँ भी नारा दिखे जस्टिन ट्रूडो, जो वहाँ के प्रधानमंत्री हैं कनाडा के, और वापस जाके उन्होंने अपनी संसद में बयान दे दिया पार्लियामेंट में कि जो उनके नागरिक हरदीप सिंह निज्जर है, उनकी हत्या में भारत की खुफिया एजेंसी रॉ का हाथ है, यानी रिसर्च एंड एनालिसिस विंग। तो रॉ को यहीं पे रॉ का नाम आया, ये बात अलग है कि अब इसमें क्या सच्चाई है क्या नहीं है, लेकिन तनाव दोनों देशों में है। और वो तनाव वो अंतर्राष्ट्रीय, उसका कहीं ना कहीं एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे भारत को बदनाम करने की भी साजिश कही जा सकती है। और इस रवैये के प्रति अमेरिका का और जो उनके I5 ग्रुप हैं, जिनमें ऑस्ट्रेलिया, ब्रिटेन भी शामिल है, तो उनका भी बयान बिल्कुल साफ नहीं रहा है। संदिग्ध बयान कह सकते हैं उनका, कि कहीं ना कहीं उनके बयान से कनाडा को प्रश्रय मिला होगा, यानी कनाडाई प्रधानमंत्री को एक नया विश्वास वो मिला है, समर्थन मिला है, जिसके कारण वो खुल के जो वे बता रहे हैं। और उन्होंने साफ साफ कहा, और भारत के जो राजनयिक थे वहाँ पे उच्च जो थे, क्या नाम है उनका, शायद अनूप कुमार रॉय ऐसा कुछ नाम था, उनको उन्होंने वहाँ से निष्कासित कर दिया। तो भारत ने भी कार्रवाई की। वहाँ के जो हाई लेवल वो था भारत में डिप्लोमेट, उसको भारत ने भी 5 दिन में देश छोड़ने के लिए कह दिया। तो रॉ की चर्चा काफ़ी हो रही है, और रॉ यहाँ पे ही चर्चा में नहीं रहा है। इससे पहले रॉ ने देश की सुरक्षा, संप्रभुता और तमाम आतंकवाद से जुड़ी तमाम चीज़ों को, विदेशी जो कनेक्शन था, विदेशी जो फंडिंग थी, या विदेशों से जो उनको वेपन्स वगैरह सप्लाई किए जाते थे, उनके खात्मा करवाने में रॉ की बड़ी भूमिका रही है। रॉ भारत के लिए काम करती है, और इसका इसीलिए वो किया गया है कि ताकि देश में जिस प्रकार की आतंकी या आतंकवादी गतिविधियाँ होती हैं, उसकी साजिश विदेश में जिन जिन देशों की धरती से रची जाती है, उसका पर्दाफाश करने के लिए रॉ का गठन किया गया। तो रॉ ने इससे पहले जो पूर्वोत्तर भारत में 90 के दशक और 80 के दशक में नागालैंड, त्रिपुरा से लेकर और असम से लेकर तमाम मिजोरम से लेकर नागालैंड, बोडोलैंड से लेकर असम का उग्रवादी संगठन था उल्फा,
बोडोलैंड और नागालैंड लिबरेशन फ्रंट, ऐसे बहुत सारे थे। उनके खात्मे में बहुत बड़ा, यहाँ तक कि जो LTT वगैरह का जो राजीव गांधी हत्या से पहले भी रॉ ने सचेत कर दिया था संभवतः, और राजीव गांधी को सूचना दी गई थी कि आपके लिए जान का खतरा हो सकता है। तो हालांकि इसके बावजूद लापरवाही बरती गई और पेरम्बदूर में 1991 में एक आत्मघाती बम विस्फोट में राजीव गांधी ख़त्म हुए थे। उसके अलावा रॉ ने पंजाब में जो खालिस्तानी आतंकवाद हुआ या खालसा आतंकवाद है, खालिस्तानी आतंकवाद के अलावा पंजाब में जो चरमपंथ चला, वहाँ बहुत सारे संगठन बनाए गए थे खालसा इंटरनेशनल से लेकर, और तो उसको खात्मा करने में कश्मीर और मैं भी आतंकवाद के खात्मे में रॉ की जानकारियाँ सेना के भी और पैरामिलिट्री के भी बहुत सारे काम आई, जिसके कारण वहाँ से आतंकवाद, यहाँ तक कि नक्सलियों के मामले में भी। तो निश्चित रूप से रॉ की बेहद उल्लेखनीय भूमिका रही है भारत में, चाहे वो आतंकवाद को प्रश्रय मिलने, भारत विदेशी धरती से उसके कनेक्शन को ढूंढने और उसको कैसे ख़त्म किया जाए, उसके लिए बहुत बेहतरीन काम किया है रॉ ने। जी हाँ दोस्तों, तो आज हम इसी पे चर्चा करेंगे, आखिर भारत में कौन कौन सी एजेंसियां हैं जो इस प्रकार का काम करती हैं। तो सबसे पहले रॉ का ही हम बात करेंगे। तो रॉ का जो गठन किया गया था वो 1959 में किया गया था, और इसका नाम पहले फॉरेन इंटेलिजेंस रखा गया था। यानी विदेश अपसूचना ब्यूरो। तो इसने बहुत सारे काम मैं आपको बताया, यहाँ तक नेपाल से जो हाईजैक हुआ था 99 में जो विमान, और उसको फिर कंधार, पाकिस्तान के बाद कंधार ले जाया गया था, उसको के अपहरण की संबंधित बहुत सारी डिटेल भी दे दी थी रॉ ने। उसके अलावा मुंबई हत्याकांड के प्रमुख अभियुक्तों में से एक, चाहे वो अबू सलेम हों, चाहे फिर मेमन ब्रदर्स हों, याकूब मेमन वगैरह, उनकी गिरफ्तारी करवाने में, विदेशों से यहाँ प्रत्यर्पण करवाने में और उनके बारे में सूचना इकट्ठा करने में रॉ ने बेहद महत्वपूर्ण भूमिका अदा की। तो दोस्तों, इसके अलावा भारत में एक और महत्वपूर्ण है जो गुप्तचर एजेंसी हैं, जांच ब्यूरो, इंटेलिजेंस ब्यूरो। तो इंटेलिजेंस ब्यूरो जो भारत में है वो होम मिनिस्ट्री के अंतर्गत काम करता है, यानी गृह मंत्रालय के अंतर्गत काम करता है, और 1887 में इसका गठन किया गया था और 1947 में इसका पुनर्गठन किया गया। यानी भारत का सबसे पुरानी गुप्तचर और जांच एजेंसी है इंटेलिजेंस ब्यूरो। और इसके बाद हम चर्चा करेंगे तीसरे नंबर पे सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, यानी केंद्रीय। और उससे पहले हम रॉ के बारे में बता देते हैं। रॉ को हिंदी में कहते हैं अनुसंधान एवं विश्लेषण विंग। इंटेलिजेंस ब्यूरो को कहते हैं उपसूचना ब्यूरो, और सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन को कहते हैं केंद्रीय जांच ब्यूरो। तो आप समझ गए होंगे, केंद्रीय जांच ब्यूरो ने भी बहुत बेहतरीन काम किया है, चाहे वो देश में आपराधिक मामले हों, भ्रष्टाचार से जुड़े हुए मामले हों, या किसी आपराधिक मामले या भ्रष्टाचार से जुड़े हुए मामले की निष्पक्ष और स्वतंत्र जांच के लिए अक्सर स्टेट भी और अन्य जगहों पे भी CBI को ही रिकमेंड किया जाता है, कई बार, ज़्यादातर आपने देखा होगा। लेकिन विगत 2008-10 के बाद से CBI को ये बताया, कुछ विश्लेषकों में माना है कि सत्ता सियासत में जो भी रहता है वो CBI को अपने तरीके से चलाता है, उसका यूज़ करता है। यानी CBI की जो स्वायत्तता और स्वतंत्रता थी वो उतनी नहीं रह पाती है, और अधिकांश सत्ता सियासत से जुड़े हुए लोग अन्य दलों के खिलाफ उसको एक हथियार के रूप में उपयोग करते हैं। खैर, वो एक अलग चर्चा का विषय है, उस पर कभी चर्चा करेंगे कि इसमें कितना क्या सच्चाई है और क्या झूठ और क्या अफसाना है। तो ये था। तो CBI का 1 अप्रैल 1963 को स्थापना की गई थी। और एक और महत्वपूर्ण जांच एजेंसी है चौथे नंबर पे, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, राष्ट्रीय जांच एजेंसी NIA। तो खासकर मुंबई जो आतंकी हमला हुआ था और नागपुर विस्फोट से लेकर तमाम, आपको पता है 90 और 2000 के दशक में बहुत सारे बम विस्फोट हुए, बहुत सारे आत्मघाती, संसद भवन पे हमला हुआ, मुंबई में हमला हुआ। तो इन आतंकी घटनाओं की निष्पक्ष स्वतंत्र जांच करवाने के लिए सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन का 21 दिसंबर 2008 को गठन किया गया।
तो ये भी होम मिनिस्ट्री के अंतर्गत ही काम करता है और ज़्यादातर आतंकवाद और आतंकी घटनाओं की स्वतंत्र और निष्पक्ष जांच करने और सेना या पैरामिलिट्री के साथ मिलकर काम करने में, या पुलिस के साथ, होमलैंड जो पुलिस होती है उसके साथ मिलजुल कर काम करने में के लिए एनआई एक ही महत्वपूर्ण भूमिका होती है। और उसके अलावा एक और बताते हैं हम 6वें नंबर पे नेशनल टेक्निकल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, NTRO, नेशनल टेक्निकल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, राष्ट्रीय तकनीकी अनुसंधान संस्थान। तो इसका गठन 2004 में किया गया था और जो फॉरेंसिक जांच वगैरह होती है या अन्य प्रकार की जो चीज़ें, टेक्निकल जो भी चीज़ें होती हैं आपराधिक मामलों में हो, चाहे आतंकवाद से जुड़े मामले हों, होमलैंड सिक्योरिटी यानी आंतरिक सुरक्षा से जुड़े हुए मामले हों, इसमें इसका महत्वपूर्ण योगदान रहता है। 2004 में इसका गठन किया गया था। तो दोस्तों इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं और एक है डिफेंस इंटेलिजेंस एजेंसी यानी रक्षा खुफिया संगठन या रक्षा गुप्तचर संगठन भी कह सकते हैं आप इसको, ये भी है। और इसके अंतर्गत जो काम करते हैं वो हैं 2002 में इसका गठन किया गया था। डायरेक्टरेट ऑफ सिग्नल्स इंटेलिजेंस, डिफेंस इमेज प्रोसेसिंग एंड एनालिसिस सेंटर और डिफेंस इंफॉर्मेशन वारफेयर, ये उसके जो अलग अलग विंग्स हैं वो काम करते हैं इसके साथ, डिफेंस इंटेलिजेंस एजेंसी के साथ मिलकर। तो दोस्तों इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं और भी हैं। प्रवर्तन निदेशालय है, जैसे 1 मई 1956 को इसका गठन किया गया था। ईडी आपने सुना होगा, तो ईडी के छापे सुने होंगे आपने, खासकर आयकर से जुड़े जो मामले होते हैं उसमें ईडी के छापे पड़ते हैं, या जो विदेशों में मनी लॉन्ड्रिंग होती हैं, काला धन सफ़ेद करना, काला धन को विदेशों में भेजना, उस पर काम करते हैं ईडी। और एक है नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो, NCB। तो देश में जो अवैध और मादक द्रव्यों का सप्लाई बाहर से हो रही है या देश में ही एक स्टेट से दूसरी स्टेट में हो रही है, उनकी जांच करना, उनके बारे में सूचनाएं जुटाना और पुलिस के साथ और देश की अन्य जांच एजेंसियों के साथ मिलजुल कर काम करना इसका प्रमुख कार्यों में शामिल है। कार्य और दायित्वों में नागरिक जो है नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो NCB का 1986 में इसका गठन किया गया था, हम ये पहले बता चुके हैं। और एक है एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट, ये भी है एक जांच एजेंसी। स्पेशल सेल दिल्ली पुलिस का है, वो भी काम करता है। ज्वाइंट सिफर ब्यूरो, ये भी काम करता है भारत के सभी जांच एजेंसियों के साथ मिलजुल कर। और ऑल इंडिया रेडियो मॉनिटरिंग सर्विस यानी अखिल भारतीय रेडियो निगरानी सेवा, ये भी उसी में शामिल है, जांच एजेंसियों में शामिल है। तो दोस्तों ये थे मुख्य जो थे वो हमने आपको बताया कि जो भी जांच एजेंसियां वगैरह थी भारत में जो काम कर रही हैं, और ये जानकारी देना ज़रूरी था, काफ़ी समय से मैं सोच रहा था। तो ये आजकल इसलिए मुद्दा आ गया है क्योंकि भारत पे आरोप, अब थोड़ा हम फिर फ्लैशबैक में फिर वापस चलते हैं कि किस प्रकार से भारत की जो रॉ है रिसर्च एंड एनालिसिस विंग, उस पर आरोप लगाए जा रहे हैं कि उसने विदेशों में घुस के इस प्रकार से अन्य देशों की संप्रभुता, एकता का, अखंडता का अतिक्रमण किया है। वो आरोप कनाडा ने लगाए हैं, लेकिन अगर देखा जाए तो अमेरिका भी इसमें दूध का धुला नहीं है। अमेरिका की CIA से लेकर या रूस की KGB से लेकर, मोसाद से लेकर, और यहाँ तक कि ISI भी जो पाकिस्तान की है, या चीन की जो गुप्तचर एजेंसियाँ होती हैं, उन पे अक्सर आरोप लगाए जाते रहते हैं कि वो उन्होंने विदेशों में अपने दुश्मनों को मारने के लिए, या उत्तर कोरिया के या जो दक्षिण कोरिया के सभी की जो जांच गुप्तचर एजेंसियां हैं, खासकर विदेश मामलों से जुड़ी हुई,
उन पे अक्सर ये आरोप लगाए जाते रहे हैं कि वो विदेशों में अपने दुश्मनों के अड्डों को, अपने दुश्मनों को ख़त्म करवाने या करने में का काम करती हैं। तो ये कोई नई बात है नहीं। और अगर देश की एकता अखंडता पर हमला या हनन करने का मामला है तो अमेरिका इसका सबसे बड़ा उदाहरण है, जिसने वियतनाम से लेकर, जिसने इराक से लेकर, जिसने अफ़गानिस्तान से लेकर, और कहाँ कहाँ अमेरिका ने वो नहीं कर रखा, अपने सैनिक अड्डे नहीं बना रखे दूसरे देशों में। कहाँ कहाँ अमेरिका काबिज़ नहीं है कि अमेरिका ने क्या क्या नहीं किया है। वो चाहे मानवाधिकारों का उल्लंघन हो, अमेरिका के साथ जो नाटो देश है सब ने मिल के, या नागरिक मानवाधिकार उल्लंघन हो, या नागरिक अधिकारों का उल्लंघन हो, या उसके अलावा किसी देश की एकता, अखंडता और संप्रभुता पर हमला हो, ये कोई नया विषय है नहीं। हालांकि आज यूक्रेन और उसके लिए अमेरिका चिल्ला रहा है कि रूस गलत कर रहा है। भारत पे भी उसने इनडायरेक्टली कहा है कि कनाडा में भारत को सहयोग करना चाहिए, मतलब कहीं ना कहीं वो कनाडा के समर्थन में खड़ा दिखता है अमेरिका आज। तो ऐसा होता रहा है पहले से ही, और इसके लिए अंतर्राष्ट्रीय नियम कानून भी बने हुए हैं। लेकिन वो कानून भी दरअसल अब आपको पता ही है, जो अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं बनाई गई हैं इन पे, चाहे संयुक्त राष्ट्र संघ हो या अन्य जो भी हैं, उनके पीछे ज़्यादातर अमेरिका का ही हाथ रहता है। उसके नीति नियामक जो बनाए जाते हैं उसमें अमेरिका की बड़ी भूमिका रहती है, चाहे वो विश्व बैंक हो, चाहे वो संयुक्त राष्ट्र संघ हो, कोई भी अभिकरण जो जुड़े हुए। तो दोस्तों, आपको ये जानकारी कैसे लगी हमें ज़रूर अवगत करवाएं, और तमाम मुद्दों पे हमारा पोस्टमार्टम और विश्लेषण लगातार जारी है। एक और मुद्दे के साथ हम जल्द हाजिर होंगे, और तब तक के लिए अनुमति दीजिए। नमस्कार दोस्तों, नमस्कार। आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आपने इजराइल की हैरतअंगेज़ कारनामों को करने वाली एजेंसी मोसाद का नाम सुना होगा, जो अपने दुश्मनों को और अपने देश के या देश की सुरक्षा से जुड़े हुए आंतरिक या बाह्य अपराधियों को किसी भी देश में घुसकर मारने के लिए कुख्यात रही है, मरवाने के लिए या मारने के लिए। और अमेरिकी जांच एजेंसी, गुप्तचर खुफिया एजेंसी, आप CIA का नाम भी आपने सुना होगा, और आपने रूस की भी खतरनाक और हैरतअंगेज़ कारनामों को अंजाम देने वाली KGB खुफिया एजेंसी के बारे में भी सुना होगा।